स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पिंकी महावर। और आज की हिंदी की क्लास में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पढ़ा था, जो था लिहाजा की ओर। लिहाजा की ओर जो ये है एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें इसके जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने जो तिब्बत की जो राजधानी थी ल्हासा, उसका जब उसकी यात्रा करी थी, मतलब वहाँ पर जब ये गए थे, तो इस बीच की जो इनकी यात्रा थी उसी का वृत्तांत इसमें है, मतलब कि उसी के बारे में इन्होंने इस पार्ट में वर्णन किया है। तो अभी तक जो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें ये था कि जो तिब्बत की राजधानी थी ल्हासा, तो जो पहले क्या है कि फरी कालिम्पोंग, वो जो था वही एक मतलब उसके चालू नहीं होने के पहले एकमात्र एक ही रास्ता था, जिस ल्हासा की जो कि एक ही रास्ता था उस वक्त, जिसके थ्रू या जिसके जरिए ही मतलब आवागमन होता था, लोग आते जाते थे, चाहे वो भारतीय जो अपने हथियार होते हैं या कोई भी जो भी सामान इधर उधर आता जाता था, तो एक ही रास्ता था जिसके जरिए वो लोग आया जाते थे। तो लेखक जो थे उन्होंने वो भी गए थे, वो ल्हासा गए थे, तो उन्होंने अपनी यात्रा में जो लिखा था वो अपन ने अभी तक पढ़ा कि जो वो गए तो किस वेश में वो गए थे, साधु या भिखारी के वेश में गए थे। भिखारी के वेश में गए थे वो, तो उनको किसी ने रोका भी, उनका एक मित्र था सुमिति, जिसके साथ में वो गए थे। तो जब वो गए तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो रास्ता था वहाँ पे वो कहीं रुके थे, एक होटल थी या एक मतलब किला था जो होटल नुमा था, उसमें वो रुके थे। वहाँ पर उन्होंने चाय वाय पी और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया था इसके थ्रू, कि वहाँ की जो औरतें थी वो घूंघट वगैरह नहीं करती थी, और वहाँ पे क्या है कि जो छुआछूत और जाति पाति का कोई बंधन नहीं था। इतना आपने पढ़ा था। और उसके बाद जब वो कहते हैं कि हमें क्या 17-18 फीट ऊंचाई पे उनको जाना था, जो ल्हासा था तो वो बहुत ऊंचाई पे था, पर्वत पे, जो वो उन्होंने क्या सामान वगैरह घोड़े पे लादे और वो लोग उस पर बैठ के वहाँ पे गए। तो उस दौरान बीच में जब लेखक का क्या है कि घोड़ा जो था वो थोड़ा कमजोर टाइप का था, तो इस वजह से वो बीच में रुक जाते हैं, मतलब बिछड़ जाते हैं उनसे। तो जो रास्ता होता है तो जाना उनको दाहिने रास्ते पे होता है और वो बाईने रास्ते पे चले जाते हैं, ऐसा करके। फिर उसके बाद जब उनके दोस्त होते हैं तो वो काफ़ी गुस्सा करते हैं कि तुम इतनी लेट आए हो, ये वो कहते हैं कि मेरा कोई कुछ छुट्टी है, ऐसा। ये हमने अभी तक पढ़ा था। तो बच्चों, इसका बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो आज हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इसके बाद जब ये पाठ पूरा हो जाएगा पढ़ने के बाद, फिर आप इसको पढ़िएगा, खुद से इसको पढ़िएगा और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करिएगा। तो चलो बच्चों, अब हम जो बाकी का बचा हुआ भाग है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी तक बच्चों अपन ने पढ़ा था कि जो वो रुके थे लेखक, उनके जो रुकने की जगह थी वो क्या है, लंकोर में। वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, वहाँ जो अच्छा यजमान थे उनके यहाँ पे उन्होंने पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्का भी मिला। थुक्का क्या है, एक प्रकार का क्या है, खाद्य पदार्थ है। अब इस तिहरी के विशाल मैदान थे। अब हम तिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिहरी समाधि गिरी। तो ये जो एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तिहरी समाधि गिरी, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे वहाँ पर। कपड़े की पतली पतली चीरी मतलब फाड़ना, जो कपड़े को फाड़ते हैं ना, तो उसकी जो पतली पतली कतरन होती है वो। तो कपड़े की पतली पतली चीरी, बत्तियों के गंडे मतलब कंडा होता है ना, जैसे अपने कहीं जाते हैं बाबा के या कहीं मंदिर जाते हैं तो अपने धागा बांधते हैं, यहाँ पे कलाई पे अपन ऊपर धागा बांधते हैं, हाथ में ऊपर बांधते हैं, बाजू पे। तो वो एक कंडा, जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं ना कंडा, तो वहाँ पे बोलते हैं
गंडे। तो गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। उसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। अब आप पूछेंगे कि भरिया क्या होता है। तो जो भरिया है उसका मतलब होता है भारवाहक, जो कि सामानों को उठाता है ना, जैसे कुली। तो उन्होंने क्या है, एक कुली ढूंढा, भरिया मतलब कुली। तो कुली ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला, उनको कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। जो धूप थी बहुत तेज़ थी। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। जो वहाँ की जो धूप थी वो बहुत ही क्या है, कड़ी थी, मतलब बहुत तेज़ धूप थी। तो यद्यपि भले छोटे से मोटे से कपड़े से भी उसको सिर को ढांक लेंगे तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट मतलब माथा। तो ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। बहाना कर उन्होंने कि कोई वहाँ पर हमें भारवाहक मिल जाएगा, आदमी मिल जाएगा, तो ये बहाना करके उनको क्या अपने एक और यजमान से मिलना था। तो वो इस चीज़ का बहाना लेकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठ होते हैं ना, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, उसी तरह से जो मठ होते हैं, तो मठों मतलब विहारों के हाथ में हैं। अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब होता है कि जो मेहनत पे, मतलब उनको पैसा देके और हम मेहनत कराते हैं ना, तो इसी तरह से वो मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजू बुद्ध वचन अनुवाद, जैसे अपने यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि प्रवचन, उसी तरह से वहाँ पर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पुस्तकों के भीतर था मतलब कि वो किताबें पढ़ रहे थे और उन किताबों में वो बहुत ज़्यादा ही खो गए थे, मतलब पूरा ध्यान उनका उन किताबों में लगा हुआ था। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। कौन चले आए? जो सुमति, उनके जो मित्र थे वो। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, आज हमने ये पूरा पाठ पढ़ लिया है और इसके बाद आप इस पाठ को पढ़िएगा, एक बार और इस पाठ को पढ़िएगा अच्छे से और कॉपी में अपने प्रश्न उत्तर करिएगा। और अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करके बताइएगा।